गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नल लाइंस, नल प्लेन्स एंड नल पॉइंट। उसी यूनिट के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रू, पिच एंड रेंच। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्क्रू क्या होता है। इफ अ बॉडी रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू some angle and at the same time move some distance up along the line, the body is called to be screwed about the line and the screw is often called the screw। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बॉडी है, वो किसी लाइन के साथ किसी एंगल पे घूम रही है, फॉर एग्जाम्पल थीटा एंगल पे घूम रही है, एंड एट द सेम टाइम ही मूव सम डिस्टेंस अलोंग द लाइन। उसी टाइम पे उसी लाइन पे वो कुछ डिस्टेंस भी घूम जाती है उसी लाइन के, तो उस बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, स्क्रू। यानी वो एंगल पे भी घूम रही है एक ही लाइन पे, और उसी लाइन से कुछ डिस्टेंस से वो मूव भी हो रही है। मूव यानी अपनी पोजीशन से वो डिस्प्लेस्ड हो रही होगी। अगर पहले ए पे है तो जो थीटा एंगल्स पे जब वो घूमी है तो वो पॉइंट बी पे पहुंच गई होगी। ठीक है, तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोल देते हैं, स्क्रू बोल देते हैं। पिच, इफ द बॉडी रोटेट्स थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा अबाउट द एक्सिस and moves at the same time a distance dx along the axis, then the ratio dx upon d theta is called the pitch of the screw। पिच ऑफ द स्क्रू का मतलब होता है बेसिकली उसका इंक्रीमेंट होना। जैसे फ्रॉम इट इज क्लियर दैट द पिच ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स along the x axis as decrease, so pitch of screw is the length। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पिच को ही हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्क्रू को हम पिच बोलते हैं, कि जो आपका स्क्रू यानी किस स्पीड किस एंगल पे कितनी डिस्टेंस हो, जैसे जैसे भाई एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस भी स्क्रू की बढ़ती जाएगी। तो जो बढ़ने का जो रेशो यानी जो दर है उसको हम क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं। ठीक है, यानी पहले तो आपका स्क्रू होगा। स्क्रू तो क्या था, किसी कोई लाइन थी उस पर पर्टिकुलर किसी एंगल पे बॉडी मूव हुई, तो उस टाइप की बॉडी को हमने क्या बोल दिया, स्क्रू बोल दिया। अब वो कितने एंगल पे किस स्पीड से बढ़ रही है, यानी जो उसका रेशो है वो आपका क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। और पिच के बाद आता है आपका रेंच। रेंच क्या होता है, रेंच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स एंड अ कपल। फोर्स और कपल की हम बात पहले ही कर चुके हैं। फोर्स और कपल्स वही होते हैं जो आपके नल लाइन्स और नल प्लेन्स के अंदर थे। द एक्सिस ऑफ द कपल coincide विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी जो कपल की एक्सिस होगी और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करेंगी। तो इफ आर बी ए फोर्स एंड के इज द कपल, देन द रेशियो के अपॉन आर इज कॉल्ड द पिच ऑफ द रेंच एंड द सिंगल फोर्स आर इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ रेंच। यानी आपके पास जिस जिस उस पे आपके पास दो तरह के फोर्स होते हैं, एक फोर्स होता है, कपल ऑफ फोर्स होता है। ये मैं आपको पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फोर्स और कपल ऑफ फोर्स में क्या डिफरेंस है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी अगर आर फोर्स है के कपल है तो जो उन दोनों का रेशियो होगा के अपॉन आर, उसको बोलते हैं पिच ऑफ द रेंच एंड द सिंगल फोर्स आर इज कॉल्ड द रेंच इंटेंसिटी ऑफ रेंच। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, ये आपको एग्जाम में आ जाती है लिखने के लिए, इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस। इसका प्रूफ तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसकी जो कुछ इक्वेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्स इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम, इट इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे द टेट्राहेड्रल फॉर्म्ड बाय टू फोर्स इज ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अगर हमारे पास गिवन सिस्टम के अंदर कोई फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स को मल्टीपल फोर्स दो फोर्स में डिवाइड कर दें, तो जो उनका इक्विलेंट वो जो इक्विलेंट होता है जो गिवन फोर्स के इक्विलेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, लेट द गिवन सिस्टम, भाई ये कोई हमारा सिस्टम बना हुआ है, इक्विलेंट टू ए रेंच आर कोमा के हुज सेंट्रल एक्सिस इज ओ जेड। भाई ये कोई गिवन सिस्टम हमारा बना हुआ है, इसकी सेंट्रल एक्सिस कितनी है, ओ जेड है। तो शो डेट आर इज द रिजल्ट, भाई जो सेंट्रल एक्सिस पे फोर्स जाएगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर हो गया, एंड द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओ जेड एंड के, एंड द रिजल्टेंट फोर्स, भाई जो आ रही है ओ जेड रिजल्ट एंड के इज द रिजल्टेंट कपल अबाउट ओ जेड हो गया। आर तो उसका फोर्स हो गया और के इसका रिजल्टेंट कपल हो गया। हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली, ड्रॉ लाइन सी ए थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू ओ जेड सच दैट ओ ए की वैल्यू आपकी ए है और ओ सी की वैल्यू आपके पास बी है। मैं आपको ये चीज़ आपको सिर्फ इसलिए बताई जा रही है, आगे आपके इसके कुछ प्रूफ्स आते हैं, उस प्रूफ्स में आपकी जो इक्वेशंस यूज होती हैं वो यहीं से प्रूव होती है। तो सपोज दैट द गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स आर वन
at a particular plane P1 perpendicular to OA and force R2 C1 in a plane to perpendicular to OC such that the lines of action makes angle alpha and बीटा एंड ओ रेस्पेक्टिवली। भाई ये तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और पॉइंट सी और पॉइंट ए पे जो लाइन ओ ए के परपेंडिकुलर दो फोर्स लग दिया, एक पे लगा है R1, एक पे लगा है R2। इस पे जो लगा है वो अल्फा एंगल बना रही है, इस पे जो लगा है वो बीटा एंगल बना रही है। ठीक है, हमें जो देखना है अल्फा एंड बीटा आर मेजर पॉजिटिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। अल्फा बीटा पॉजिटिव होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग द परपेंडिकुलर ओ जेड, मेन तो ये इक्वेशन है। अगर हम अब हम रिजॉल्विंग फोर्सेस की इक्वेशन की बात करें तो इनकी इक्वेशन होती है R1 कॉस अल्फा प्लस R2 कॉस बीटा इक्वल्स टू R और R1 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ भी आपको अगर किसी फोर्स की इक्वेशन निकालनी है पर्टिकुलर एंगल पे और वो परपेंडिकुलर है तो R1 कॉस अल्फा प्लस R2 कॉस बीटा इक्वल टू R और R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा इक्वल्स टू 0। तो टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ जेड दैट परपेंडिकुलर टू ओ जेड, मूवमेंट क्या होता है? डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो मूवमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू शॉर्टर डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ द इंक्लाइंड एंगल। तो वी ऑब्टेन ए इंटू R1 कॉस अल्फा, बस की डिस्टेंस कितनी थी? R1 थी, तो ए इंटू R1 कॉस अल्फा प्लस बी इंटू R2 साइन बीटा इक्वल्स टू के, और एक हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ए इंटू R1 कॉस अल्फा और प्लस बी इंटू R2 कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 0। तो बस आपको दो इक्वेशन पता होनी चाहिए। इन दो इक्वेशन के बेस पे अब हम अपना आगे का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए, ये आपके सिलेबस के अंदर है। द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंचेस, आपको दो रेंचेस पता होंगी, आपको उनके रिजल्टेंट रेंज फाइंड करनी है। टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंचेस, अगर हम इस फिगर से चेक करें, इस फिगर के अंदर सपोज दैट फर्स्ट रेंज इज R1 इंटू K1 है, सेकेंड हुज एक्सिस ए बी है, अदर रेंज आपकी R2 इंटू K2 है, हुज एक्सिस इज सी डी, यानी एक तो इधर बना हुआ और एक आपका इधर बना हुआ है। तो सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच में थीटा आपका एंगल है। तो ए सी की लेंथ हमने ए मान ली विद द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू रेंजेस एंड द रिजल्टेंट रेंज आर के इज अलोंग ओ जेड इज परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट ओ ए की वैल्यू आपने एक्स मान ली है और सी ओ की वैल्यू आपने ए माइनस एक्स मान ली है। इफ द एक्सिस ए बी इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा विद ओ जेड इवेंटली देन सी डी विल बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा माइनस अल्फा टू ओ जेड। रिजल्विंग फोर्स अलोंग द परपेंडिकुलर वी गेट, ये इक्वेशन आपकी पीछे से बनी, R इक्वल्स टू R1 कॉस अल्फा प्लस R2 कॉस थीटा माइनस अल्फा और 0 इक्वल्स टू R1 साइन अल्फा माइनस R2 थीटा माइनस अल्फा। जो हमने पीछे पढ़ा है बिल्कुल वही वाला काम हुआ है। फिर वो इसने मूवमेंट निकाल लिया, मूवमेंट निकालने के लिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी, तो यानी R इक्वल्स टू K1 कॉस अल्फा प्लस K2 थीटा माइनस अल्फा प्लस एक्स R1 साइन अल्फा प्लस A माइनस एक्स R2 थीटा माइनस अल्फा। तो एक दूसरी बनेगी आपकी 0 इक्वल्स टू K1 साइन अल्फा माइनस K2 साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस एक्स R1 कॉस अल्फा प्लस A माइनस एक्स R2 थीटा माइनस। तो आपको अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करना है और उनको आपने ऐड कर दिया। तो आपकी इक्वेशन ये बन के आ गई, R स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 कॉस थीटा। आपको 3 और फर्स्ट को यूज़ करना है, यूज फ्रॉम 3 एंड 4 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब उनके अंदर आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास K1 कॉस अल्फा, K2 कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस एक्स R1 थीटा R1 अल्फा प्लस A माइनस एक्स R2 साइन अल्फा। सिमिलरली आपने दूसरी वैल्यू में रखा। अब हमारा इसके अंदर जो हमारा एम है R के और X की वैल्यू को फाइंड करना। तो फ्रॉम सेकंड हमने कंपेयर करनी शुरू कर दी है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर हमने यहाँ पे कोफिशिएंट की कंपेयर करी है, साइन अल्फा अपॉन R2 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा अपॉन R1 प्लस R2 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमारा ये आ गया है। ये आपको सारा कुछ नहीं करना, बस कोफिशिएंट की कंपेयर करते जाना, इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाना, उनकी वैल्यू निकालती जानी है। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नीचे आपने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पूरे के पूरे कितनी है R, तो 1 अपॉन R फ्रॉम फिफ्थ, इसकी वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर दिया। पहले फिफ्थ की हेल्प से करा था, फ्रॉम सिक्स वी गेट, हमें पूरी की पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। मल्टीप्लाइंग R कर दी एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ R साइन अल्फा एंड R कोस अल्फा फ्रॉम 8। R साइन अल्फा और R कोस अल्फा की हमने वैल्यू पुट कर दी।
तो उससे हमारी ये इक्वेशन बन के आ जाएगी आर के इक्वल्स टू R1 K1 प्लस R2 K2 प्लस R1 K2 प्लस R2 K1 cos थीटा प्लस A1 R2 sin थीटा. So since theta is given and R can be determined from fifth, so now putting the value of R and theta in ninth, we can obtain the value of K. अब सारी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो उस समय क्या होगा, K की वैल्यू मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल उसने वैल्यू रख के दिखा रखी है. अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है. तो फ्रॉम सेवेंथ हमने x की मल्टीप्लाई की थी. जैसे k की वैल्यू निकाल लिया वैसे x की वैल्यू निकलेगी. मल्टीप्लाइंग इन r, और आप कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 का यूज़ करेंगे. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द x. तो इससे आपको यहाँ से x निकल जाएगी. ठीक है. तो इस तरह आपकी ये ब्रांचेस निकल जाती हैं. ये एग्जाम के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने आपको इस प्रूफ को डिस्कस किया है. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.